Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel English for all classes. Today we are going to discuss about the kinds of sentence. इस वीडियो में हम लोग kinds of sentence के बारे में जानेंगे. This is the second part of the sentence. In the first part हमने जाना था we have discussed about the meaning and definition of sentence. सेंटेंस के मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में हमने बात किया था और this is a request to all of you that try to watch whole video and this part or third stage of English language is a very compulsory. आप इस पूरी इंग्लिश के लिए सीखने समझने के लिए दिस पार्ट इज वेरी कंपलसरी. सेंटेंस का जो पार्ट है इट्स अ वेरी कंपलसरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. if either you are going for writing sections, you are going for reading section, you are going for a speaking section. आप किसी भी इंग्लिश को पूरी समझने के लिए दिस इज द थर्ड स्टेज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज दैट इज और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटेंस. आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, हमें सेंटेंस की जरूरत होता है. सो इस पॉइंट में हमने पहला सेक्शन में पहला सेंटेंस के पार्ट में पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द सेंटेंस. अब हम लोग समझते हैं कि जो भी सेंटेंस हम चाहे बुक में पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो पढ़ते हैं, या राइटिंग कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो कितने तरह का सेंटेंस आप पढ़ेंगे भी तो उसमें भी बहुत तरह का सेंटेंस आपको दिखाई देगा. आप रीडिंग करेंगे वहाँ भी सेंटेंसेस दिखाई देता है. आप राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, हर जगह पे आपको सेंटेंस की ही जरूरत है. एवरीवेयर वी नीड सेंटेंस. हमें हर जगह पे सेंटेंस की जरूरत होता है. तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में भी बात करेंगे. तो द पॉइंट इज द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बहुत तरह का. तो इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर इंग्लिश की बात करें तो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. पूरी इंग्लिश में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उसको 5 ग्रुप में रखा गया है. दैट मीन्स वी कैन से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा अगर किसी ने क्वेश्चन किया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा कि अंग्रेजी भाषा में कितने सेंटेंस होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू कैन गिव द आंसर. आप क्या दोगे? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. कि अंग्रेजी में कौन कौन कितने सेंटेंस हो? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. दीज आर, ये सब कौन कौन है आप समझें. फर्स्ट वन इज assertive sentence. it's also known as affirmative sentence. that means first जो हमारा सेंटेंस है उसको कहते हैं हम लोग assertive या we can say affirmative sentence. it's a positive sentence. एक पॉजिटिव होता है जो स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो करता है, तो you can say positive sentence. and the next one is interrogative sentence. it's all about the asking question. हम जब किसी से क्वेश्चंस की बात करते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट द हाउ टू आस्क क्वेश्चन. इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन सेंटेंस. जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्स योर नेम प्लीज, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो इस तरह से व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. तो ये जो क्वेश्चंस आप करते हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका डिटेल्स बात करेंगे. बट अब वही हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो फर्स्ट काइंड ऑफ sentence is known as affirmative, it's assertive, and the second is known as interrogative sentence. it's all about the question sentence. आप जब क्वेश्चन करते हो तो कैसे किसी से क्वेश्चन करते हो. and the third one is imperative sentence. imperative sentence express about it shows the action, it shows about the order. when you are giving the order या taking the order, you are requesting someone. आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को आप, तो इट इज इंपरेटिव सेंटेंस. तो वो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो अभी आगे हम लोग बात करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. आपने कभी किसी से सुना होगा कि तुम्हारी लंबी उम्र. अब आपने किसी ने किसी से आपसे बोला, हिंदी में हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं किसी तुम्हारी लंबी उम्र है, तुम मर जाओ, तुम गिर जाओ, तुम परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करो, तुम पास हो जाओ. तो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हम लोग जानेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज अबाउट द सडन फीलिंग्स। सडन, आप अचानक, जैसे आप रोड पे भी चल रहे हैं और अचानक आपको कुछ फीलिंग होता है, आप कोई सीन देखते हो, तो आप किसी को देखते हो कुछ भी, तो आप बोलते हैं वाओ, आप बोलते हैं हुर्रे, आपने सुना होगा एक्सीलेंट। तो इस तरह के जो शब्द हम लोग बोलते हैं, इट्स ऑल अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम किसी, जैसे आप चल रहे हैं, अचानक आप कोई दृश्य देखते हैं, सडन फीलिंग्स जब होता है, अचानक हमें कोई चीज़ का, खुशी का, हैप्पीनेस का या सैडनेस का जो अनुभव होता है, और जब हम उसको व्यक्त करते हैं एक शब्द में या एक से अधिक शब्दों में, इट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब किसी से विश की बात करते हैं, किसी को प्रेयर की बात करते हैं, प्रार्थना की बात करते हैं, जब हम किसी के विश, इच्छा की बात करते हैं, जब किसी को आशीर्वाद देने, जब किसी कर्स की बात करते हैं, उसको श्राप देने की बात करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया, सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है, एक से, जैसे आपने बोला एक्सीलेंट, किसी को परफेक्ट, एक्सीलेंट, आपने बोला वाओ, आपने बोला हुर्रे, तो एक शब्द का भी ये सेंटेंस है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज, जो सडन, अचानक फीलिंग्स करवाता है हमें, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब एक से दो, एक वर्ड का भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है। दैट मीन्स आप किसी को विश करने की, प्रेयर करने की बात करते हैं, विश करने की बात करते हैं, किसी को दैट मीन्स कर्स करने, श्राप देने की, तो इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आज जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्प मी, आपने बोला प्लीज हेल्प मी, आपने किसी को बोला गो आउट, किसी को ऑर्डर दिया गेट आउट फ्रॉम द क्लास, आपने क्लास से बाहर चले जाओ। आप किसी को बोलते हो गो अप, गो डाउन, राइट हेयर, डोंट राइट हेयर, तो ऑल दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये भी एक शब्द का भी हो सकता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस, जब रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, परमिशन की बात करते हैं, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट द आस्किंग क्वेश्चंस, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्स योर नेम प्लीज, वेयर डू यू डू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज दिस योर पेन, क्या ये आपकी कलम है, इज दिस योर बुक, आर यू एट होम, तो आप इस तरह से बोलते हैं, मे आई टॉक टू मिस्टर सुनील। तो ऑल दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब उसका आंसर आप दे दो, कि आप जैसे आपने टेलीफोनिक बात करते हो, तो आप बोलते हैं किसी पे, आपको कभी घर पे टेलीफोन आता है, आपको कॉल आता है, और वो कॉल अगर इंग्लिश में पूछता है कि कैन आई टॉक टू मिस्टर रवि, तो आप उसको, आप बोलते हैं यस आई एम रवि, रवि इज कॉलिंग, रवि जी है। तो आप दैट मीन्स जो आंसर दे रहे हो, द आंसर दैट यू आर गिविंग, यू आर एक्सप्रेसिंग, इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ किसी ने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो देयर आर 5। ये पांचों सेंट के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। एंड होल इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे आइदर we talk about the reading, we talk about the writing, we talk, पूरी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें सारी चीजें 5 सेंटेंस में ही, 5 काइंड्स में ही छुपा हुआ है। अब ये 5 कितने तरह से बनेंगे सेंटेंस, अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 5 काइंड्स को समझना है। मैंने अब देखो एक एग्जांपल्स मैंने लिखा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचान करना है, यू हैव टू चेक, इसको चेक करना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव है, असर्टिव है, वेदर इट इज इंट्रोगेटिव है, इट्स व्हिच सेंटेंस इज इंपरेटिव, व्हिच इज ऑप्टेटिव, व्हिच इज एक्सक्लेमेटरी। तो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, यू मे गो नाउ, बी केयरफुल, मे गॉड ब्लेस यू, वाओ, कीप पेशेंस, मे यू लिव लॉन्ग, डू यू नो इंग्लिश, इज दिस योर पेन। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा है, अब इसको यू हैव टू चेक। अब देखो यहाँ पे, अब मैं, आप चेक करने का नियम आपको पहले पहचानना होगा, 5 काइंड्स अगर आपको पता होगा तो आप पहचान सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज असर्टिव सेंटेंस, दैट मीन्स इट्स असर्टिव। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। बी केयरफुल मतलब सावधान रहो, यू मे गो नाउ का मतलब आप उसको बोल रहे हैं कि तुम अब जा सकते हो, तो दैट मीन्स कि तुम अब जा सकते हो, एक आपका स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर किसी, जैसे आप क्लास में एक बच्चे ही पूछता है मे आई गो सर, तो आपने बोला मे आई गो आउट सर, तो आपने बोला मे आई गो आउट मैम, तो आप बोलते हो यस यू मे गो, तो यू मे गो नाउ। तो अब आप यहाँ पे जो सेंटेंस बोला, आपने आंसर दे रहा है, तो उसने क्वेश्चन किया एंड यू आर गिविंग द आंसर, तो दैट मीन्स इट्स आंसर वाला जो भी सेंटेंस होता है
दैट मीन्स इट्स असर्टिव सेंटेंस, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है। बी केयरफुल, जैसे आप कोई चल रहे हैं तो हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं सावधान रहो, तो दैट मीन्स बी केयरफुल। जब किसी को आपने सजेशन दे रहे हैं, किसी को आप एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को तो इस तरह के सेंटेंस को दिस इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, आपने किसी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो अब आपने प्रार्थना किया, किसी ने आपको पैर छुआ, आप किसी को नमस्ते बोलता है या कुछ भी बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। इसी हिंदी में भी बोलते हैं भगवान तुम्हें खुश रखो। अब इसी को इंग्लिश में आप बोलते हो तो मैं, अब इंग्लिश मैन है, हम लोग भी आर इंडियन, तो आप किसी को कोई प्रणाम तो बोलते हैं भगवान तुम्हें खुश रखे। तो अब इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। दैट मीन्स इट्स अ, ये किस तरह का सेंटेंस है, तो इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, इट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। वाओ, आप अचानक कोई चीज देखते हो, आप किसी को बोलते हो वाओ, दैट मीन्स इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कीप पेशेंस, आप किसी से बोलते हैं कुछ आप परेशान है कुछ भी है, तो दैट मीन्स आप बोलते हैं धैर्य रखो, तो धैर्य रखो। कीप पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो, इट्स आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस। अब मेक यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी लंबी आयु हो, इस तरह से जब सेंटेंस बोलते हैं तो इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, दैट मीन्स ही इज आस्किंग क्वेश्चंस, आपसे वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। दैट मीन्स टू आस्क क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन सेंटेंस जितने भी होते हैं तो इट इज एन इंपरेटिव। ये आपको किस तरह का सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये भी हमारा इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है, दैट मीन्स दिस इज आल्सो इंट्रोगेटिव। तो ये भी इंट्रोगेटिव है। दैट मीन्स आप चाहे इफ यू आर रीडिंग समथिंग्स, इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग्स, if you are writing something, you must have knowledge about the identification of sentence। आपको सेंटेंस पहचानना। अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस तो लिमिटेड है, दैट मीन्स इंपरेटिव इज लिमिटेड, ऑप्टेटिव तो और भी लिमिटेड होता है, एक्सक्लेमेटरी इज आल्सो लिमिटेड, बट पूरी जो इंग्लिश में सेंटेंसेज है इट्स ऑल अबाउट द असर्टिव और इंट्रोगेटिव। जैसे हमने वर्ड में बात किया था कि वहाँ पे प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, फोर आर लिमिटेड, जो चार था वो लिमिटेड थे, और नाउन है दैट मीन्स वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब है, ऐसा अनलिमिटेड। उसी तरह से पूरी डिक्शनरी भरा हुआ है उसी के शब्दों से। इसी तरह से पूरे रीडिंग और जो बुक्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर लिखते हैं, आप यू आर स्पीकिंग समथिंग, तो आप दो ही तरह का सेंटेंस मोस्टली जो यूज किया जाता है कंटिन्यूअसली जो बात करते हैं, दैट मीन्स असर्टिव और इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स कोई क्वेश्चन कर रहा है, यू आर गिविंग द आंसर, समवन इज आस्किंग, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, समवन इज गिविंग आंसर। तो पूरी बाकी जैसे ऑप्टेटिव है इट्स लिमिटेड, उस लिमिटेड होता है। एक्सक्लेमेटरी इट्स आल्सो लिमिटेड, ये एक वर्ड से होता है, एक से अनेकों वर्ड से भी बनता है, और ये दोनों ऑप्टेटिव भी हमारा लिमिटेड होता है, इंपरेटिव इज आल्सो। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सेंटेंस बनाया, तो अब सेंटेंस चाहे आप असर्टिव, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट असर्टिव, मेक क्रिएट असर्टिव सेंटेंस, यू आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव, हमें कुछ इसके एसेंशियल पार्ट्स को समझना होगा, जो इट्स अ वेरी कंपलसरी। हमें जानना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत होगा और कैसे बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट, इसके बारे में पूरे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में एक एक करके हमें क्लियर करेंगे, हम लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। Believe me, just you need keep patience and believe me, आप विश्वास रखो, I promise you कि you will be able to speak, you will be able to understand English language 100%, that's my promise। So third point friends, हम लोग जो देखने जा रहे हैं 2 पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट that we are going to discuss, it's all about the essential parts of sentence। एक सेंटेंस का मुख्य क्या क्या भाग है वो हम लोग समझने जा रहे हैं। आप सेंटेंस बनाने जा रहे हो तो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक एसेंशियल, इट्स ऑल अबाउट द मुख्य भाग,
दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्या क्या मुख्य भाग है। हम सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, बोलने लिखने पढ़ने की बात, तो हमें कहाँ से शुरू करना, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट इज द बॉटम लाइन, क्या बॉटम लाइन है उसको समझना है। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है और कैसे हम लोग शुरू करेंगे। तो देयर आर, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, बट 3 मेन एसेंशियल पार्ट्स हैं जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि देयर आर 3 main essential part of a sentence. Part of a sentence. एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको समझने के लिए we need 3 essential parts. 3 चीजों की जरूरत हमें बहुत जरूरत है, and that is all about the first thing is subject. सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वन वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द वर्ब, अभी मैंने बताया था, एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। अब ये 3 इसेंशियल पार्ट्स हैं। इसके अलावे बहुत सारी चीज़ों का और हमें नॉलेज होना चाहिए, और इसी चीज़ों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट मीन्स द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वी मस्ट हैव आइडिया हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको जानना है। और वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द वर्ब। पूरी इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स टू लर्न द यूज ऑफ वर्ब। पूरी इंग्लिश सीखने का मतलब ही होता है कि वर्ब को यूज करना, जो क्रिया है उसको यूज करने अगर आ गया तो आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू स्पीक, यू आर एबल टू राइट एंड रीड। तो ये 3 एसेंशियल पार्ट्स है कि देयर आर 3 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मेन एसेंशियल है, दैट मींस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके अब हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पहले ही वीडियो में बता, इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होगा, बट हियर वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। So the first one is we have to know that is the subject. अब आप सब्जेक्ट की अगर बात करते हो तो सब्जेक्ट मतलब जैसे आप मान लो कि एक मैथ का क्लास कर रहे हैं या कोई चैप्टर होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है। अगर वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मैथ की पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब मैथ ऐसे लिखा हुआ। दैट मीन्स आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट दैट मीन्स फिजिक्स की पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ। तो सब्जेक्ट को अगर हम अकॉर्डिंग टू जनरल वे में अगर बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो विषय। आप जिस विषय के बारे में, जिस थिंग्स के बारे में बात करें, दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। आप अगर फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट, मैथ की बात हो तो मैथ इज ए सब्जेक्ट। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि और अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग जनरल की बात करें, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का जो पहला मीनिंग आप जानते हो दैट मीन्स विषय। विषय का मतलब यहाँ पे आप समझो कि सब्जेक्ट का मतलब विषय। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैथ है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द मैथ। यहाँ पे फिजिक्स लिखा है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स। तो इसका मतलब है फिजिक्स के बारे में बात करो, फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं वो आप समझ लो, दैट मीन्स इस सब्जेक्ट के बारे में आपने बात किया। यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अगर हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट दैट मीन्स कर्ता। अगर अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो होता है कर्ता। तो कर्ता मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो भी चीजें, जिस थिंग्स के बारे में आप बात करते हैं, अभी मैंने पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू कर्ता का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, जैसे अगर सपोज करो आप चंद्रमा, दैट मीन्स मून है, आप मून है तो मून एक कोई ना कोई थिंग्स है। अगर कोई पूछा मून क्या, व्हाट इज मून, तो आप क्या आंसर दोगे कि मून इज अ प्लैनेट, चंद्रमा एक ग्रह है। अब आपने चंद्रमा के बारे में, दैट मीन्स चंद्रमा कुछ तो है, तो जिसके बारे में, जिसका यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में जिसकी भी उपस्थिति है, जिसका भी प्रेजेंस है, वो हमारा एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है। आइदर सब्जेक्ट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब अगर किसी ने पूछा कि चंद्रमा क्या है, आपने व्हाट इज द मून, तो आपने आंसर दिया कि मून इज अ प्लैनेट। अब तो चंद्रमा, अब क्या चंद्रमा के पास क्या है,
तो चंद्रमा के पास क्या अपना लाइट है, अगर या चंद्रमा के पास क्या है, आप उसके बारे में बात करते हो। अब ये मून जो हो गया, दैट मीन्स आप मून के बारे में बात कर सकते हैं, या मून के पास क्या है वो बात कर सकते हो, या मून क्या एक्शन कर रहा है वो आप बातें करते हैं। दैट मीन्स कि मून इज अ सब्जेक्ट। मून यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रामर से थोड़ा हट के मैं आपको समझा रहा हूँ कि एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, आप ऐसे समझ लीजिए, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जितनी भी चीजें हैं, दैट मीन्स आइदर इन लिविंग फॉर्म या आप कह सकते हो नॉन लिविंग। वो लिविंग फॉर्म में है या नॉन लिविंग फॉर्म में है, तो एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आइदर लिविंग और नॉन लिविंग मे बी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो, आप अगर किसी ने बोला मून, तो आप मून एक हो गया, आप मून हो गया। किसी ने बोला अगर मान लो लायन, अब शेर के बारे में, व्हाट इज लायन, तो आप बोलते हो लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लायन एक वाइल्ड एनिमल है। दैट मीन्स लायन क्या एक्शन करता है, क्या खाता है, क्या है, तो उसके अब लायन के बारे में आप क्या बात करोगे, लायन क्या है, लायन के पास क्या है। अब जैसे बोलते हो लायन हैज 4 legs, हाउ मेनी लेग्स ऑफ लायन, तो लायन हैज 4 legs। लायन जैसे शेर के 4 पैर होते हैं, शेर एक जंगली जानवर है। दैट मीन्स आप लायन के बारे में बात कर रहे हो, लायन के पास क्या है वो आप बात कर रहे हो। आप लायन क्या कर रहा है, अगर एक्शन, लायन इज रनिंग, शेर दौड़ रहा है, दैट मीन्स उसके एक्शन की बात करते हैं। लायन इज हंटिंग, लायन शिकार कर रहा है, शेर शिकार कर रहा है। दैट मीन्स लायन के बारे में बात कर रहे हैं। अब लायन एक लिविंग थिंग्स हो गया। अब आपका यहाँ पे मून जो हो गया। अब इसी तरह से आप टेबल बोलते हो, अगर बोलना होगा कि इस टेबल की ऊंचाई 2 फीट है, द हाइट ऑफ दिस टेबल इज 2 फीट, तो अब यहाँ पे टेबल बोला आपने, तो टेबल भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में। दैट मीन्स जो भी चीजें आप बोलते हैं वो आपका एक सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, आइदर लिविंग या नॉन लिविंग। अब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो अब आपको ये समझ लो कि अबाउट द थिंग्स जब आप बात करते हैं, अबाउट द थिंग्स की बात करते हैं, जब आप उसके बारे में बात करते हैं, जब उसके बारे में मतलब अबाउट बात करते हैं, उसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं, उसके कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अबाउट द थिंग्स, पोजीशन, कंडीशन की बात। जैसे अगर सपोज करो राम है, आप राम के बारे में क्या बोल सकते हो, या आप अपने मैं हो तो मैं के बारे में क्या बोल सकता हूँ, तो राम एक छात्र है, तो राम इज अ स्टूडेंट। राम बीमार है, राम इज सिक, राम घर पर है, राम इज एट होम। तो दैट मीन्स आप उसके कंडीशंस को बता रहे हो, उसके पोजीशंस को बता रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट द सब्जेक्ट, व्हाट द थिंग हैज, तो थिंग के बारे में, वस्तु के बारे में क्या है। आप अब यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स भी मैं बता दूं। जैसे अगर मैंने बोला कि राम इज अ स्टूडेंट, अगर आपने बोला कि राम एक छात्र है, तो आपने राम के बारे में बात किया। अगर इसी चीज को व्हाट द सब्जेक्ट हैज जब बोलते हैं, अब सब्जेक्ट के पास क्या है वो हम लोग जब बात करते हैं, जैसे राम, उसके when we talk about the possession of the subject, अगर हम लोग about the subject बात किया, उसका सेकंड पॉइंट we can say कि जब भी हम लोग possession की बात करते हैं, possession of the subject of the things, things के possession की बात करते हैं, that means अधिकार की बात किया जाता है कि राम has a car। जब हम लोग बोलते हैं कि राम हैज ए कार, तो राम के पास एक कार है, दैट मीन्स राम हैज ए कार, दैट मीन्स राम के पास हमने बोला। अगर राम इसी चीज को बोलते हो कि राम इज, थर्ड पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं अब एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन की बात करते हैं कि राम इज लर्निंग इंग्लिश,
सीख रहा है। That means subject is all about the everything of the universe, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, चाहे either it's a living और non living, जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसके पास क्या है वो बात करते हैं, वो एक्शन क्या कर रहा है, it's all about the subject। और सब्जेक्ट को इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सब्जेक्ट में भी वन, सब्जेक्ट जो हमारा होता है मे बी ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट भी एक शब्द का हो सकता है या एक से अनेकों शब्द का हो सकता है। जैसे अगर आप लिखते हो, सिंपल सब्जेक्ट की बात करते हो, सिंपल सब्जेक्ट जैसे आपने बोला बुक, आपने बोला राम, अगर बोला मून, तो ऑल दीज आर द सिंपल सब्जेक्ट। अगर बात करें आई, ही, सी, इट, आप ये सब जानते हो, टेबल, कुर्सी। अगर इसी को मॉडिफायर और सब की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर बोलते हो कि द कलर ऑफ दिस पेन, तो दिस इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। तो यहां पे जो बोलते हैं द हाइट ऑफ दिस टेबल, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो। तो यहां जो हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं दैट इज नोन एज मॉडिफायर। इसको हम लोग मॉडिफायर के रूप में जानते हैं। दैट मीन्स अगर बोला कि माय फादर, तो आपको यहां समझना होगा कि सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सब्जेक्ट इतना, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हम लोग जो जान रहे थे, दैट मीन्स देयर आर 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी चीजें हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं, दैट मीन्स या उसके पोसेशन के, उसके अधिकार के बारे में बात करते हैं, उस एक्शन के बारे में बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अनेकों शब्द का भी हो सकता है। और नेक्स्ट थिंग जो हम लोग समझने जा रहे हैं, सब्जेक्ट को अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको मस्ट जानना है कि अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट को हाउ टू आइडेंटिफाई। तो सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर बी कॉल्ड पर्सन। हम लोग सब्जेक्ट को पर्सन करते हैं। दैट मीन्स आपको एवरीबॉडी नो वेरी वेल, सबको आपको पता है कि सब्जेक्ट पर्सन इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब दुनिया की जो भी चीजें जिसके बारे में आप बात करोगे उसको 3 कैटेगरी में रखना है। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन का होता है और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन व्हाट इज जानना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट वन वी हैव टू नो अ पर्सन में बी सिमिलर फॉर्म, दैट मीन्स नंबर भी हमें जानना होता है कि सिमिलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, वो हमें जानना है। एंड द नेक्स्ट वन इज अगर सब्जेक्ट को मॉडिफायर बनाना है तो हमें केस जानना जरूरी होता है। दैट मीन्स कारक के बारे में भी हमें जानना है। दैट मीन्स देयर आर 3 केसेस, दैट मीन्स नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट के रूप में जो भी चीजें रखते हैं वो आइदर में भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी आप रख रहे हैं दैट मीन्स किसी नाउन को करते हैं, किसी प्रोनाउन को रूप में रखते हैं। अब जैसे आपने बोला कि मून, द मून इज अ प्लैनेट, द मून इज अ प्लैनेट। अब आपने ये बोला दैट मीन्स मून एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है और इट इज नाउन। अगर किसी ने बोला राम इज अ सिंगर, तो यहाँ पे राम भी हमारा एक अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन इट्स अ सब्जेक्ट और यहाँ पे किस फॉर्म में है, इट इज अ नाउन फॉर्म में। अगर यही चीज लिखते हो कि ही इज अ सिंगर, दैट मीन्स सब्जेक्ट फॉर्म में एंड इट इज प्रोनाउन के फॉर्म में। अगर लिखते हैं कि उसका भाई, हिज ब्रदर इज अ सिंगर, उसका भाई एक गायक है, उसका भाई हिज ब्रदर इज ए सिंगर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हिज क्या है, ये दिस इज अ मॉडिफायर। यहाँ पे केस को समझना होगा। तो
टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पर्सन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द नंबर, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द केस, केस के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, तब आप पूरी तरह से क्लियरली सब्जेक्ट को समझ सकते हो। और इस पे आपको समझना होता है, जैसे अगर किसी ने बोला कि इस कुएं की गहराई, इस मकान की ऊंचाई, उसके भाई का दोस्त, तो इस तरह के सिंपल सब्जेक्ट तो सबको समझ में आता है। जैसे आई वी यू, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन भी आप जानते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई बोलते हैं, अगर सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में दैट मीन्स वी होता है, सेकंड पर्सन का यू होता है सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में भी हम लोग जानते हैं कि आई वी यू को छोड़ करके एक्सेप्ट आई वी एंड यू, ऑल दीज आर द थर्ड पर्सन। इधर सिमिलर हो सकता है, जैसे नाम किसी का बोलते हो, किसी का प्लेस का नाम, पर्सन्स का नाम, थिंग्स का नाम सिंगुलर फॉर्म में, तो ही सी इट दिस दैट, ये सब का भी मीनिंग हमें समझना है। दे दिस दोज, ये सब जो बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं। अब मून यहाँ पे है, किसका है, अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग वर्ब की बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब की बात। तो पूरी तरह से वर्ब सब्जेक्ट को आपको समझना है। सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको मॉडिफायर का भी समझना। अब जैसे भारत की लड़कियां, अगर द गर्ल्स ऑफ इंडिया अगर बोला गया कि भारत की लड़कियां आजकल पर्दा सिस्टम को त्याग रही, तो द गर्ल्स ऑफ इंडिया, अब वहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो द गर्ल्स ऑफ इंडिया हो गया। भारत के नेता, द लीडर्स ऑफ इंडिया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे या इंडियन लीडर्स बोलते हैं, उसके फादर, हिज फादर, माय फादर। तो इस तरह के मॉडिफायर को आपको जानना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द केस। तो सिंपल सब्जेक्ट के जानना है, उसका मॉडिफायर के बारे में जानना है, यहाँ पे नाउन के बारे में जानना है, नंबर के बारे में जानना है, और केस के भी बारे में जानना है। तो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss completely about the person, number and case। तो ये सेकंड पार्ट था सेंटेंस का। अभी इसमें बहुत सारी चीजें और है क्लियरली, एंड वी हैव टू नो अबाउट द ट्रांसलेशन, और यहीं से हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट को लिए मॉडिफायर के बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहीं से फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट द ट्रांसलेशन। हम लोग यहाँ से सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना पहले सीखेंगे। आफ्टर दैट उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगा, उस सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कैसे लगता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल दीज थिंग्स अबाउट द completely about the subject। So have a nice day, must watch the whole video please, and the next video you should watch।